हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रिया। तो होता क्या है कि केमिकल सिंथेसिस में या यूँ हो कि प्रिंसिपल गोल किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो केमिस्ट्री के लैब में हो या फैक्ट्री में हो, इंडस्ट्री में हो, कहाँ भी हो, तो उसका वन ऑफ द प्रिंसिपल गोल होता है कि मैक्सिमाइज द कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। कोई अगर फैक्ट्री में कोई केमिकल्स रॉ मटेरियल लिया है तो जो चीज़ बनाना चाहता है वो चाहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बने। ऐसा नहीं कि हमने रिएक्टेंट लिया है और वो रिएक्टेंट बचा रह गया, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। दिस इज वन थिंग। और मिनिमाइजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम खर्चा हो, क्योंकि उसका पर्पस होता है कमर्शियल पर्पस, मतलब कम एनर्जी खर्च होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो बेनिफिशियल होगा, नहीं तो घाटा लगेगा। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स एट माइल्ड टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर, कम प्रेशर पर मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाए, यही सबकी इच्छा होती है और प्रिंसिपल गोल होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तब कहता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर टू बी एडजस्टेड। जैसे कि हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करके अमोनिया बनाने के लिए एक्सपेरिमेंटल चॉइस क्या होगा, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, वो बहुत मायने रखता है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियली कितना लिए हो उससे कोई मतलब नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिए हो कोई मतलब नहीं है। कोई पार्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। लेकिन इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड या इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज in the concentration of one or more reacting substances, मतलब कोई रिएक्शन तुमने शुरू किया, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर अमोनिया बनाना शुरू किया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, उसके बाद अब तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, मतलब सब्जेक्टिव चेंज इन द कंसंट्रेशन, मतलब इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, अब तुम चेंज कर रहे हो। इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद अब तुम चेंज करो, पहले सोचना, ऐसा नहीं कि रिएक्शन शुरू किया हम डिस्टर्ब करें, उसको इक्विलिब्रियम तक जाने दो चुपचाप, और जब पता चल जाए इट हैज इक्विलिब्रियम, इट हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम, नाउ यू डिस्टर्ब इट। हाउ विल यू डिस्टर्ब? बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टिंग सब्सटेंस। अगर ऐसा तुम डिस्टर्ब कर दिए, देन द सिस्टम इज नो लॉन्गर एट इक्विलिब्रियम नाउ एंड नेट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सम डायरेक्शन। तुम जैसे डिस्टर्ब करोगे तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर एक नेट रिएक्शन होगा किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, आइदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर। तुमने किसको डिस्टर्ब किया उस पर डिपेंड करेगा। Similarly, a change in temperature or pressure of the system may also alter the equilibrium. Equilibrium attain हो चुका है, उसके बाद तुम चेंज कर दिया टेम्परेचर, तुमने चेंज कर दिया प्रेशर, तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और इक्विलिब्रियम अल्टर हो जाएगा। ठीक है ना? अब है क्या? अब है कि इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट कोर्स ऑफ रिएक्शन एडॉप्ट, रिएक्शन ने क्या कोर्स एडॉप्ट किया। कोर्स एडॉप्ट करने का माने उसके अंदर किस तरह के चेंजेज आए, किस तरह के उसके अंदर गतिविधियां आई, ये चीज जानने के लिए हम लोग को ली सेतेलिए का प्रिंसिपल जान बोलो सकती हो। क्यों चेंजेज आए? ऑन ड्यू टू द चेंज इन द रिएक्शन कंडीशन, फैक्टर्स लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर को अगर चेंज किया तो कहा कि हमको क्या कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट कोर्स ऑफ द रिएक्शन, व्हाट कोर्स द रिएक्शन एडॉप्ट्स, रिएक्शन कौन सा कोर्स एडॉप्ट करता है इन क्वालिटेटिव प्रिडिक्शन। उसका क्वालिटेटिव प्रिडिक्शन करने के लिए हम लोग को ली सेतेलिए का प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। ली सेतेलिए प्रिंसिपल, चिटेलियर्स प्रिंसिपल, इसको सेतेलिए प्रिंसिपल बोला जाता है। ली सेतेलिए प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में कहा गया है ए चेंज, हम सब लिखेंगे नहीं, खाली तुम्हारे पास बुक होगा,
तो बुक से देखना, ए चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स, ए चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए सिस्टम। ऐसा फैक्टर में कोई ऐसे फैक्टर को चेंज करना हो जो किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब करता हो या चेंज कर सकता हो या डिटरमाइन कर सकता हो, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। तो ए चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए सिस्टम विल काउज द सिस्टम टू चेंज, will cause the system to change in such a manner so as to reduce the effect of the change। सबका नाम खाली लिखवा के अभी तुरंत लेते आएंगे ना, सर को दे देंगे, खाली नाम लिखो, अभी सबने भरना है। खाली नाम लिख दोगे तो पता चल जाएगा, भरेगा कैसे? जो टीचर क्लासे नहीं लिया तो कैसे भराएगा? so as to reduce the effect of the change, मतलब जो चेंज हमने कर दिया उसका जो असर पड़ गया सिस्टम पर, उसको कम करने की दिशा में पहल होगी, कम करने की दिशा में पहल होगी। और ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है फिजिकल और केमिकल सारे प्रोसेसेस में। तो अब हम लोग देखें, जो फैक्टर्स होते हैं उसमें एक कंसंट्रेशन होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक प्रेशर होता है, एक कैटलिस्ट होता है। ये सब जो है फैक्टर्स है जो किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब कर सकता है या अफेक्ट कर सकता है। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, सबसे पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। कंसंट्रेशन चेंज का क्या इफेक्ट हो सकता है? ए सिस्टम ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम, कोई सिस्टम जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है और अब हम चाहते हैं कि किसी के कंसंट्रेशन, आइदर रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज कर दें। चेंज करने का दो तरीका है, उस सिस्टम में, उस डब्बे में बाहर से कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐड कर दें या जो है उसमें से कुछ निकाल लें, कुछ निकाल लें। अगर गैसियस प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट सॉलिड या लिक्विड है, गैसियस प्रोडक्ट है तो निकालना तो एकदम आसान है। खाली कहीं पर अगर पाइप लगा हुआ है, ट्यूब लगा हुआ है, टेप लगा हुआ, उसको खोल देंगे, गैस तो अपने आप भाग जाएगा। खैर जो भी हो, कैसे होगा दैट इज योर टेक्नोलॉजी। हम लोग अभी साइंस की बात कर रहे हैं, थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो कहता है क्या कि इन जनरल सामान्यतः क्या होता है, एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब किया जाता बता दिए, बाय द एडिशन और रिमूवल, किसका? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। लीस्टलिए प्रिंसिपल क्या कहता है देख लो, द कंसंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ एन एडेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ एन एडेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को किसी इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम में तुम ऊपर से डाल दिए तो उसको तो टेंशन हो ही गया कि हम कितना बढ़िया इक्विलिब्रियम में थे, कौन आके डिस्टर्ब कर दिया। तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन स्ट्रेस कहते हैं। वो तो उस स्ट्रेस को रिलीव करना, उस स्ट्रेस को दूर भगाना। उसको टेंशन हो गया, माथे में दर्द होता है, हम लोग दवा खाते हैं कि दर्द खत्म हो जाए। उस सिस्टम को माथा में दर्द हो गया कि कंसंट्रेशन चेंज कर दिया कहीं नहीं, तो वो रिलीव कैसे होगा? रिलीव एक नेट रिएक्शन के जरिए होगा, और रिएक्शन ऐसा होना चाहिए दैट कंज्यूम्स द एडेड सब्सटेंस। जो तुमने बाहर से ऐड कर दिया वो कंज्यूम होना चाहिए, वो कंज्यूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने रिएक्टेंट ऐड किया है तो कंज्यूम होने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा। तुमने प्रोडक्ट ऐड किया है तो उसका कंसंट्रेशन कम करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में, यानी प्रोडक्ट टूट कर रिएक्टेंट में जाना चाहिए, तभी उसका स्ट्रेस कम होगा। दूसरा, कंसंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ ए रिमूव्ड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को तुमने किसी तरह से वहां से निकाल लिया तो उसको जब टेंशन हो गया, जैसे किसी के पॉकेट में पॉकेटमारी पैसा हो जाता है, तो पैसा खत्म हो गया, अब हम क्या करें, तब उसको एक तनाव होता है। तो उसकी भरपाई के लिए क्या करता है, कोई दोस्त मित्र कैसे, अगर कोई जान पहचान का, तो लाओ भाई मेरे पास तो भाड़ा भी नहीं है। तो करना क्या है कि कंसंट्रेशन स्ट्रेस रिमूव्ड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रिलीफ कैसे होगा? एक नेट रिएक्शन होगा दैट रिप्लेनिशेस द रिमूव्ड सब्सटेंस, मतलब उसकी भरपाई करती हो, जो सब्सटेंस रिमूव हो गया उसकी भरपाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने प्रोडक्ट वहाँ से सिस्टम से निकाल दिया तो उसकी भरपाई यही होगी कि जो रिएक्टेंट बचा हुआ उससे और प्रोडक्ट बन जाए। तो जो प्रोडक्ट तुमने रिमूव कर दिया है उसकी भरपाई हो जाएगी, रिप्लेनिश हो जाएगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस ट्वाइस HI
गैस। ये है। और सिस्टम क्या है, एक ग्राफ बना के बताते हैं। सिस्टम ये है, सिस्टम ये है कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में इतना था, ये हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये आयोडीन का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये HI का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। दीज आर द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इतना, आयोडीन लिया हमने इतना, HI लिया है हमने इतना। इक्वल लेना कोई जरूरी नहीं, हम कम बेस, हाँ ये बना हुआ है एट इक्विलिब्रियम HI का। नाउ व्हाट हैपेंस, हाइड्रोजन इज एडेड, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इतना, आयोडीन का कितना और HI का इतना है। ऑलरेडी जो इक्विलिब्रियम प्राप्त हो चुका उसमें हमने हाइड्रोजन थोड़ी देर तुरंत 1 मिनट के अंदर इसमें डाल दिया था। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और इससे क्या हुआ, इसको टेंशन हो गया कि भाई हाइड्रोजन किसी ने डाल के हमको डिस्टर्ब कर दिया, तो हाइड्रोजन को खर्चा करो। हाइड्रोजन अकेले खर्चा हो जाएगा कि आयोडीन से खर्चा होगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन खर्च होते जाएगा इसका कंसंट्रेशन कम होते जाएगा और आयोडीन जहाँ रखा था उसी में से खर्च होने लगेगा। थोड़ी देर के बाद हाइड्रोजन नहीं घटने लगेगा, आयोडीन भी फिक्स्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन भी आयोडीन भी, और HI बनना शुरू हो जाएगा, बन के मध्य बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं नया इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेंड। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड करने से नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ। क्यों, हाइड्रोजन के डालने से जो उसको टेंशन हुआ तो भाई हाइड्रोजन को खर्चा करो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करोगे तो सिस्टम ऑलरेडी जितना HI बना हुआ था उससे और ज्यादा HI बनेगा, इसलिए HI का कंसंट्रेशन बढ़ गया। आयोडीन जितना इक्विलिब्रियम में था उसमें से कुछ खर्चा हुआ क्योंकि हाइड्रोजन का साथ देना था, हाइड्रोजन बढ़ा देने से जितना हुआ था उससे इतना हुआ। तो इसको कहते हैं, अच्छा इसको दूसरे रूप में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली का मतलब क्या, जैसे QC का वैल्यू था HI का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, H2 का कंसंट्रेशन और I2 का कंसंट्रेशन। तो ये पहले KC था, KC का वैल्यू कुछ था मान लो, लेकिन हाइड्रोजन जब इसमें डाल दिए तो इक्विलिब्रियम नहीं रहा तो इसका वैल्यू हो जाता है QC। हाइड्रोजन डालने से न्यूमरेटर में वैल्यू बढ़ाने से QC का वैल्यू घट गया। इसका मतलब है जितना KC था QC इज लेस देन KC। और हम लोग कल पढ़े QC जब लेस होगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। इसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोग समझते हैं। एक्सपेरिमेंट के जरिए ये कंसंट्रेशन चेंज का असर कैसे होता है उसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ concentration change by an experiment, effect of concentration change change an experiment एक एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको समझना है, ठीक है। तो हम लोग एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। जैसे कि आयरन का नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट, इसका कलर होता है येलो कलर। देन लेट अस ट्रीट दिस फेरिक नाइट्रेट विथ पोटासियम थायोसाइनेट विच इज कलरलेस। ये कलरलेस होता है, इसमें डालेंगे, देन एक रिएक्शन होगा FeSCN2+, जो प्रोडक्ट बना दिस इज रेड इन कलर, डीप रेड या रेड कलर का होता है सॉल्यूशन, रेड कलर का होता है। सो क्या हुआ कि हमने फेरिक नाइट्रेट की बुक में लिखा है कि 1 मिलीलीटर लेंगे 0.2 मोलर कंसंट्रेशन वाला, और उसमें 0.002 मोल पर लीटर पोटासियम थायोसाइनेट डालेंगे तो सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसका कलर होता है रेड। और जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर विल बिकम कांस्टेंट। इंटेंसिटी रेड कलर का कांस्टेंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। जैसे देखिए रेड कलर का इंटेंसिटी बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। अब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे। कैसे डिस्टर्ब करेंगे? दो तरीका है, किसी रिएक्टेंट को हटा दो या प्रोडक्ट को हटा दो, या किसी रिएक्टेंट को ऐड कर दो या प्रोडक्ट को ऐड कर दो। तो सबसे पहले हम हटाने वाली बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर हटाने के लिए वी एड ऑक्जेलिक एसिड ऐड कर दी, उससे क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा Fe3 के पास। Fe3 के साथ ऑक्जेलिक एसिड का जब रिएक्शन होता है H2C2O4 का,
तो कॉम्प्लेक्स बनता है FeC2O4 होल 3 माइनस इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स बनने से क्या हुआ, ये बनेगा कैसे, ये खर्चा, ये रिएक्शन में भाग लगा, यानी तुमने Fe3 को रिमूव कर दिया। रिमूव करने से क्या होगा, टेंशन हो गया सिस्टम को, टेंशन होगा रिमूवल से, तो उसकी भरपाई होगी, यानी ये जो घट गया इसकी क्षतिपूर्ति तभी होगी व्हेन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन। और रिएक्शन जैसे रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा रेड कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सिद्ध वन थिंग। दूसरा तरीका है कि मान लो इसको हटाना चाहते हैं, इसको हटाने के लिए हमको HgCl2 के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा HCN- को, यानी Hg2 प्लस के साथ, और प्रोडक्ट जो बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम है HgSCN होल 2 इसका फॉर्मेशन होगा। तो ये खत्म हो गया, ये रिमूव, ये भी एक रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट जब रिमूव होगा तो इसके रिप्लेनिश यानी भरपाई के लिए फिर से रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन में पोटेशियम थायोसाइनेट थोड़ा डाल दिए तो टेंशन हुआ, इसको स्ट्रेस, उसकी भरपाई कैसे होगी, एडेड प्रोडक्ट को उसको क्या करते हैं, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने का क्या उपाय होगा, इसको कंज्यूम करना पड़ेगा, और ये तभी कंज्यूम होगा व्हेन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा तो रेड कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट है। अब हम लोग देखें प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें, सॉलिड पर और लिक्विड पर प्रेशर का कोई एप्रिसिएबल इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए प्रेशर चेंज करने से कहीं किसी सिस्टम का इक्विलिब्रियम अफेक्टेड होगा ओनली इफ द सिस्टम contains the gaseous reactant and gaseous product or gaseous substances. This is one thing. दूसरा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफरेंट होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो फिर प्रेशर का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बुक में जो इसके पास होगा देखना, कहता है प्रेशर चेंज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। और ये संभव होता है जब एक कंटेनर हमारे पास ऐसा होता है, वी डू हैव ए कंटेनर फिटेड विथ ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इसमें जब पिस्टन, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन, मूवेबल पिस्टन लगा होता है, मूवेबल पिस्टन, तो हमारे पास एक स्कोप होता है कि पिस्टन को अंदर में जो चीजें हैं अगर गैसियस हैं, बाहर में एटमॉस्फेयर है, फिर पिस्टन पर वेट रखने का हमारे पास ऑप्शन है। तो पिस्टन को अगर हम नीचे डाउनवार्ड ले जाएंगे तो अंदर सिस्टम में जो कुछ भी चीजें हैं, पर्टिकुलरली गैसियस सिस्टम में, तो वो कंप्रेस हो जाएगा, यानी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, ये बॉयल ने कहा था। तो कहता है इसी तरह का होना चाहिए गैसेस। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस 1 मोल, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस to form CO2 gas and then H2O gas. इस रिएक्शन में देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है 4 मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है 2 मोल्स। इसको ठीक है ना, इसको नहीं सॉरी मीथेन गैस CH4 CO प्लस थ्राइस H2O मीथेन गैस CH4 यस मीथेन गैस। तो इसलिए इसको मीथेनेशन रिएक्शन बोलते हैं, मीथेनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं कि 4 मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। हमने क्या किया है, पिस्टन को डाउनवार्ड मूव कराकर सिस्टम के वॉल्यूम को रिड्यूस किया है। एज पर रूल बॉयल्स लॉ हम जानते हैं, सिस्टम के अंदर जो भी गैसें हैं सबका प्रेशर इंक्रीज हो गया होगा। उस टेंशन को कम करने के लिए प्रेशर कम करने का उपाय करना पड़ेगा। और प्रेशर कम कैसे होगा,
नंबर ऑफ मोल्स कम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर मोल्स के हिसाब से, अगर वॉल्यूम फिक्स अगर रखा जाए किसी भी वॉल्यूम में जितना ज़्यादा मोल गैस डालोगे, सपोज करें 1 लीटर का डब्बा है, उसमें 1 मोल गैस डालो तो प्रेशर, उसमें 2 मोल गैस डालो तो प्रेशर, 10 मोल डालो तो प्रेशर बराबर नहीं होगा। जितना ज़्यादा मोल उतना ज़्यादा प्रेशर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना है, क्योंकि प्रेशर बढ़ा के हमने टेंशन बढ़ा दिया। प्रेशर कम करने के लिए क्या उपाय है, रिड्यूस करने का, कि गैस का मोल कम होगा। गैस का मोल कम होगा जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, 4 मोल से 2 मोल वाली चीज़ें का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग को देखेंगे। इस केस में प्रेशर इंक्रीज करने से प्रोडक्ट फॉर्मेशन अधिक होगा, यानी रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन या टुवर्ड द राइट डायरेक्शन। अब इसको मैथमेटिकली करते हैं। मैथमेटिकली QC इक्वल टू या KC इक्वल टू जो भी हो, मीथेन गैस का कंसंट्रेशन, वाटर गैस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CO गैस का कंसंट्रेशन और H2 गैस के कंसंट्रेशन का 3/4। तो मान लो ये पहले KC था और सबका कुछ ना कुछ वैल्यू था, सिंपल मैथमेटिक्स है। और यदि सबको डबल करते, इसको डबल करते, अब इंटू टू पावर नहीं हो रहा, इसको डबल करेंगे तो डबल का 3 गुना हो जाएगा, यानी QC जो बनेगा ये हो जाएगा KC से लेस। और KC से जब भी लेस कोई रिएक्शन वैल्यू होता है जब कभी, तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसलिए हम लोग पाएंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम लोग जरा देखें इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। Effect of inert gas addition. अब यहाँ पर क्या है, ये पिस्टन वाला सिस्टम नहीं लेंगे इस बार लेंगे एकदम ढक्कन टाइट, एकदम टाइट ढक्कन, टाइट। और इसमें कुछ रिएक्शन मिक्सचर रखा हुआ है, कुछ भी, जैसे मान लो अभी जो मिथेनेशन गैस वाला रही है तो वही रखा हुआ है, और इसमें हमने डाल दिया क्या, इनर्ट गैस बाहर से। तो इनर्ट गैस के डालने से तो वो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट किया नहीं। अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो न रिएक्टेंट घटा न बढ़ा, न प्रोडक्ट घटा बढ़ा, और सारी गैसेस का नंबर ऑफ मोल्स जितना लिए थे उतना ही है, वॉल्यूम भी उतना ही है। तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ना मोल चेंज हुआ ना वॉल्यूम चेंज हुआ, तो कंसंट्रेशन किसी का चेंज नहीं हुआ। और जब किसी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, इनर्ट गैस को डाले रहने दो, वो अपना खाली रखा पड़ा है, उसकी वजह से कोई भी इसका इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। तो ये प्रभाव ये हम लोग को हुआ कि इनर्ट गैस के एडिशन से कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर नहीं पड़ता है। अब जरा सा हम लोग देखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इफेक्ट ऑफ temperature change, effect of temperature change। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज हम लोगों ने अभी देखा था क्या कि whenever an equilibrium is disturbed by change in concentration या प्रेशर या वॉल्यूम, तो रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज हो जाता था। बाहर से डाल दो या निकाल दो, तो जो इक्विलिब्रियम के समय जो मिक्सचर में जो चीज़ें थी जिस अनुपात में थी वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि तुमने डाल दिया या निकाल लिया, तो कंपोजिशन ही चेंज हो जाता था, क्योंकि QC वैल्यू KC के बराबर नहीं रह पाता। तो बाहर से डाल देने से QC या तो लेस हो जाता था KC से या मोर हो जाता था। लेकिन क्या है, टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, KC का वैल्यू चेंज होता है, और वो अलग अलग टाइप की रिएक्शन से अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन में डेल्टा H यानी हीट इवॉल्व हो रहा है, डेल्टा H निगेटिव है, तो कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन KC decreases on increasing the temperature,
on increasing the temperature. Or for endothermic reaction, Kc increases on increasing the temperature. ये नियम है, केसी ही चेंज हो जाता है। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओ, केसी डिक्रीज करने का मतलब, केसी का वैल्यू जब निकाला जाता है तो प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट को नीचे ले जाते हैं। केसी डिक्रीज करने का मतलब प्रोडक्ट कम हो गया, यानी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बनाने की दिशा में नहीं जा रहा है। केसी अगर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से, और एंडोथर्मिक में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विथ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, और इसका डेल्टा एच वैल्यू है -92.38 किलो जूल पर मोल। क्लियरली डेल्टा एच का नेगेटिव वैल्यू ये इंडिकेट करता है कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पर या टेम्परेचर इंक्रीज करके अगर हम लोग कराएं तो क्या कहते हैं, केसी का वैल्यू डिक्रीज होने लगेगा, और केसी का वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है प्रोडक्ट कम हो जाएगा। प्रोडक्ट कम होने का मतलब है कि द रिएक्शन विल प्रोसीड और इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड या टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, बट अब इसका मतलब लो टेम्परेचर इज द फेवरेबल सिचुएशन, बट केमिस्ट्री का एक जनरल रूल है कि लो टेम्परेचर पर सामान्यतया रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। इसीलिए अमोनिया बनाते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लो टेम्परेचर में रेट कम होगा, दिन भर लग जाएगा थोड़ा बहुत अमोनिया बनाने में। हाई टेम्परेचर में ली से तेलिया का स्कूल कहता है प्रोडक्ट बनबे नहीं करेगा, कम से कम बनेगा। अब इसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए देखते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेरिमेंट, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है एक एक्सपेरिमेंट के जरिए। एन एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको एक्सप्लेन करना है। तो करना क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टेकिंग NO2 गैस, जो कि ब्राउन कलर का होता है। और NO2 गैस की खासियत होती है कि NO2 गैस को अगर मौका मिले तो ये डायमेराइज कर जाता है N2O4 में। N2O4 जो कि कलरलेस गैस है, तो ये ब्राउन कलर का गैस है और ये कलरलेस गैस है, और ये बनता है कॉपर पे नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से। कॉपर पे नाइट्रिक एसिड हुई कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से NO2 गैस बनता है। ये अभी सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ डिस्कशन यहाँ नहीं है, बट हम लोग 12 में पढ़ेंगे। कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड में NO2 गैस बनता है। तो हम लोग बना के 2 टेस्ट ट्यूब में एकदम बराबर NO2 गैस ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 3 बीकर ले लेंगे, 3 तरह का उसमें वाटर रखेंगे। 3 बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2, बीकर नंबर 3। बीकर नंबर 1 फ्रीजिंग वाटर, बर्फ वाला पानी, फ्रीजिंग बेटा। बीकर नंबर 2 रूम टेम्परेचर का वाटर, और बीकर नंबर 3 में हॉट वाटर रखेंगे। दोनों टेस्ट ट्यूब में जो है ना NO2 गैस को, उसको पहले स्टॉपर से और स्टॉपर लगा देंगे, मैंने ढक्कन लगाएंगे। एरेल्डाइट एक केमिकल होता है जिससे अगर सील कर दिया जाए तो उससे गैस बाहर नहीं निकलता है, एरेल्डाइट। स्टॉपर लगा के एरेल्डाइट से टाइट कर दिए, और दोनों टेस्ट ट्यूब को पहले सेकेंड वाले में यानी रूम टेम्परेचर पर रखे हैं, उस पर दोनों को रखें। चूंकि दोनों में सेम गैस है, सेम अमाउंट में है, सेम टेम्परेचर वाले वाटर में है, दोनों का कलर का इंटेंसिटी एक जैसा होगा। 5-10 मिनट 8-10 मिनट रख देंगे, कलर एक जैसा हो गया। ब्राउन कलर की इंटेंसिटी देख रहे हैं कैसी है। अब एक टेस्ट ट्यूब को निकाल कर ठंडा पानी वाले बीकर में, फ्रीजिंग वाटर वाले में, एक को हॉट वाटर वाले में रखेंगे। तो हम देखेंगे कि जिसको फर्स्ट नंबर पे रखे उसका ब्राउन कलर का इंटेंसिटी कम हो गया, और जिसको गर्म पानी वाले में रखे उसका ब्राउन कलर का इंटेंसिटी बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ अच्छा, इसका डेल्टा एच इसका निगेटिव है। इसका डेल्टा एच का वैल्यू -57.2 किलो जूल है, जिसमें ये चर्चा आई थी कि अगर डेल्टा एच निगेटिव होता है तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है वो हाई टेम्परेचर पर केसी कम होता है। केसी कम होने का मतलब
बैक साइड रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। तो देखो हाई टेम्परेचर वाले यानी बीकर 3 में रखा तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब N2O4 जो बना था उसमें से ज्यादातर N2O4 NO2 में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ब्राउन कलर ज्यादा हुआ। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लो टेम्परेचर इज द फेवरेबल सिचुएशन। लो टेम्परेचर में केसी वैल्यू बढ़ता है, केसी वैल्यू बढ़ेगा तभी जब प्रोडक्ट बनेगा, और NO2 अगर N2O4 बनेगा तो कलर कम होगा, यानी कलर की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, अब हम लोग जरा देखें इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट के बारे में कहा जाता है कि मान लो कोई रिएक्शन इस प्रकार से है, ऐसे यहां पर रिएक्टेंट है R, और रिएक्टेंट का नियम है तुरंत प्रोडक्ट नहीं बनता, उसको थोड़ी एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी चाहिए तब जाकर वो प्रोडक्ट बनाएगा, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम भी हो सकती है रिएक्टेंट से, किसी किसी रिएक्शन में ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यानी रिएक्टेंट को पहले इतना बड़ा पहाड़ चढ़ाई करना है, इसको यहाँ से जो यहाँ तक की एनर्जी होती है, इसको दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इतनी एनर्जी चाहिए तब वो उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर वहाँ से प्रोडक्ट बनाएगा। कैटलिस्ट क्या करता है, इसके रिएक्शन, कैटलिस्ट अगर हम यूज कर दिए तो ये छोटे हाइट से ही निकल कर आ जाता है इधर से। ये हुआ कैटलिस्ट, कैटेलाइज्ड रिएक्शन हो गया। यानी कैटलिस्ट यूज करेंगे तो पाथवे चेंज हो गया, नया रास्ता, मतलब कम ऊंचाई से ही उसको प्रोडक्ट तरफ जाने का मौका मिल गया। अब इसको क्या है, अगर रिएक्शन दोनों तरफ से होने वाला है तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट जाना आसान, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट आना आसान। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और रिवर्स डायरेक्शन का रेट, दोनों को रेट को इसने बढ़ा दिया